हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने अपना 1907 से 1917 तक का जो रेवोल्यूशनरी फेज था उसके बारे में पढ़ लिया था। अब 1917 से 1947 तक हमारा गांधीयन एरा चलता है और इस लेक्चर में हमें अपना 1918 से 1929 तक गांधीयन फेज के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम थोड़ा बहुत गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, उनकी थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स लेते हैं। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु हम गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी को बहुत सारे टाइटल्स मिले थे। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा टाइटल किसने दिया। जैसे कि गांधी जी को महात्मा का टाइटल रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, राष्ट्रपति का टाइटल सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, और गांधी जी को हाफ नेक्ड सेंट या फिर ट्रेटर फकीर भी बोलते हैं, ये किसने बोला था? विंस्टन चर्चिल ने बोला था। गांधी जी ने ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग का भी फाउंडेशन रखा। इन्होंने इसका नेम चेंज करके बाद में ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ रख दिया इन 1932। गांधी जी ने अनटचेबल्स जो लोग होते थे उनको वो हरिजन बुलाने लगे थे, मतलब अनटचेबल्स का नाम उन्होंने हरिजन रख दिया था। गांधी जी की फिलॉसफी क्या थी? नॉन वायलेंट फिलॉसफी थी। वो वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे। तो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूनेस्को ने 2 अक्टूबर, जिस दिन गांधी जी पैदा हुए थे, उस दिन को वो नॉन वायलेंस डे सेलिब्रेट करने लगे। मतलब यूनेस्को ने 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे घोषित कर दिया। गांधी जी की बुक्स वगैरह के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी, तो आपको सिर्फ बुक्स के नाम याद रखने हैं। हिंद स्वराज 1909 में, डेट याद मत रखो बट बुक्स के नाम जरूर याद रखो। दूसरा, ये सबको पता होता है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब गांधी जी ने खुद लिखी है। एक और क्या है? इंडियन ओपिनियन। हरिजन, हरिजन से तो याद रख लो कि गांधी जी ने ही लिखी होगी। यंग इंडिया, सॉन्ग फ्रॉम पिजन, ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा भी गया था एक एग्जाम में कि सॉन्ग फ्रॉम पिजन किसने लिखी, तो किसने लिखी? गांधी जी ने लिखी। इसमें एक और चीज़ लिखी हुई है कि जो गांधी जी थे और कार्ल मार्क्स थे, इनके बीच में एक कॉमन चीज़ था। क्या? कि दोनों चाहते थे कि जो हमारी सोसाइटी बने वो एक स्टेटलेस सोसाइटी बने। तो स्टेटलेस सोसाइटी का गोल दोनों का ही था। गांधी जी के जो थॉट्स वगैरह हैं वो कहाँ से इन्फ्लुएंस होते हैं? एक थे जॉन रस्किन, उनकी बुक थी कौन सी? अनटू दिस लास्ट। इनसे गांधी जी बहुत इंस्पायर होते हैं। दूसरे, इमर्सन और थ्योरे के सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट उन्होंने किया था उससे गांधी जी बहुत इंस्पायर होते हैं, बट इनका नाम याद मत रखो। बट जनरल याद रखो कि गांधी जी बाइबल, गीता, मतलब जो रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं उनसे भी गांधी जी इंस्पायर हुए थे। वो इनका नाम जरूर पूछते हैं कि जॉन रस्किन की कौन सी बुक थी? अनटू दिस लास्ट। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या क्या किया था, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो गांधी जी ने 1893 से 1914 तक साउथ अफ्रीका में टाइम स्पेंड किया, और इसके बाद फिर गांधी जी 9 जनवरी 1915 को इंडिया में आ जाते हैं। और फिर 9 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करने लगे हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, तो कब करते हैं? 9 जनवरी को करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इस दिन गांधी जी वापस इंडिया में आए थे साउथ अफ्रीका से। तो 1893 में जो गांधी जी हैं वो साउथ अफ्रीका के लिए निकल गए थे। 1894 में गांधी जी वहाँ पे जाके क्या बनाते हैं? एक नेशनल इंडियन कांग्रेस बनाते हैं। फिर 1899 में गांधी जी इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स बनाते हैं। कब? जब बोरबास चल रहा होता है, क्योंकि जब बोरबास में जो सोल्जर्स वगैरह हैं उनको बाउंड वगैरह हो जाते थे, तो जल्दी से जल्दी उनको ट्रीटमेंट मिले, इसके लिए गांधी जी ने एम्बुलेंस कॉर्प्स स्टार्ट किया था। 1903, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1903 में गांधी जी ने एक जो मैगजीन थी, कौन सी? इंडियन ओपिनियन, ये उन्होंने स्टार्ट की थी साउथ अफ्रीका में, और उन्होंने फोनेक्स फॉर्म भी स्टार्ट किया था। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। तो फोनेक्स फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने किया था, कहाँ किया था, तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में 1903 में किया था। 1907 में गांधी जी ने पहली बार ब्लैक एक्ट के अगेंस्ट फर्स्ट टाइम सत्याग्रह किया था। और फिर 1908 में गांधी जी पहली बार जेल जाते, कहाँ पे? जॉन्सबर्ग में। 1910 में गांधी जी पहली बार टॉलस्टॉय फार्म को भी बनाते हैं, और 1914 में गांधी जी हमेशा के लिए साउथ अफ्रीका को छोड़ देते हैं। इसके बाद हमने बताया कि गांधी जी 1915 और 9 जनवरी को इंडिया आ जाते हैं, और जो अपना फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस है वो गांधी जी कहाँ देते हैं? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में देते हैं। कब? 1916 में। इस दौरान गांधी जी इंडिया को विजिट करते हैं, इंडिया का माहौल देखते हैं कि वहाँ पे कैसा क्या चल रहा है, कैसा लोगों के अंदर आग है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उन सबको पढ़ते हैं। फिर कुछ सत्याग्रह स्टार्ट होते हैं गांधी जी के 1917 से। तो 1917-18 के टाइम पे गांधी जी 3 सत्याग्रह वगैरह करते हैं। इसका सिक्वेंस जरूर पूछते हैं एग्जाम में, तो इसका सिक्वेंस याद करने के लिए एक टर्मिनोलॉजी है, क्या? केक। इससे याद रखो। सी से क्या आ गया हमारा? चंपारण। ए से क्या आ गया हमारा? अहमदाबाद। और के से क्या आ गया हमारा? खेड़ा सत्याग्रह। तो सबसे पहले 1917 में होता है चंपारण सत्याग्रह। इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। इसको कैसे सीखेंगे? सी के चंपारण के सी से, सिविल डिसोबीडियंस के सी को सीख लो। फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है फरवरी 1918 में। इसको बोलते हैं कि ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी। इसको बोलते हैं कि ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी। तो इसको कैसे सीखेंगे? मिल स्ट्राइक के स्ट्राइक से हंगर स्ट्राइक का स्ट्राइक सीख लो। उसके बाद होता है खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918 में। इसको बोला जाता है कि ये फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, फर्स्ट एनसीएम है।
तो इसको कैसे सीखेंगे? अरे भाई, जब सीडीएम चला गया, सीडीएम को सिखा दिया, हंगर स्ट्राइक को भी सिखा दिया, तो क्या बचता है? एनसीएम बचता है। किसके लिए बचता है? खेड़ा सत्याग्रह के लिए बचता है। तो ये जो रिमेनिंग बचा वो खेड़ा सत्याग्रह के लिए एनसीएम हो गया। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। इसका क्या इशू था कि जो इंडिगो प्लांटर्स थे वो पीजेंट्स को बड़ा परेशान करते थे। बोलते थे कि आपको अपने खेत में क्या उगाना है? इंडिगो उगाना है, इंडिगो को कल्टीवेट करना है। कितने पार्ट में? जो आपका लैंड का 20 पार्ट है, मान लो आपके लैंड में 20 पार्ट है, तो उसके 3 पार्ट्स, मतलब 3/20 पार्ट्स में आपको लैंड के इंडिगो को कल्टीवेट करना है। उसको बोलते थे हम तिनकथिया सिस्टम। तो लोग इस तिनकथिया सिस्टम से बड़े परेशान थे, क्योंकि अगर एक बार इंडिगो आपके लैंड पे अगर कल्टीवेट हो गया तो उसके बाद जो आपकी लैंड है वो इनफर्टाइल हो जाती थी, आप कोई और क्रॉप्स नहीं उगा पाते थे। और जो इंडिगो है वो क्या है? हमारी कॉमर्शियल क्रॉप है। तो इंडिगो क्या है? हमारी कॉमर्शियल क्रॉप है, मतलब इससे लोगों का खाने पीने का गुजारा तो चल नहीं रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं और यहाँ पे इनको कॉमर्शियल क्रॉप्स करनी है। तो इन सब चीज़ों से लोग क्या थे? परेशान थे। चंपारण जो जगह है वो कहाँ पे आती है? बिहार में आती है। फिर क्या होता है? जो पीजेंट्स होते हैं वो परेशान होते हैं। फिर वहाँ पे एक लीडर होते हैं, कौन से? राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला जी जो होते हैं वो गांधी जी को इनवाइट करते हैं चंपारण में, और गांधी जी को बोलते हैं कि आप कुछ करिए। फिर गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी निगोशिएट करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से और बोलते हैं कि आपको एटलीस्ट 25% कंपनसेशन देना होगा, किसको? पीजेंट्स को। तो इस तरीके से चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की फर्स्ट टाइम विक्ट्री हो जाती है। चंपारण सत्याग्रह में और किस किस ने ज्वाइन किया था? जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं उन्होंने भी चंपारण सत्याग्रह को ज्वाइन किया था, महादेव देसाई ने भी किया था और JB कृपलानी ने भी किया था। तो आपको जो मेन नाम याद रखना है वो राजेंद्र प्रसाद जी का नाम याद रखना है और राजकुमार शुक्ला का याद रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आती है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, फरवरी 1918 में होती है। इसका क्या इशू था? जो वर्कर्स थे कॉटन मिल ओनर्स के, वो बोले कि जब प्लेग चल रहा था आप मुझे बोनस देते थे। तो कॉटन मिल ओनर्स ने क्या किया था उसके बाद कि जो बोनस मिलता था, प्लेग बोनस, वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। तो जो वर्कर्स थे वो बोल रहे थे कि आप हमारी जो 50% वेज है उसको हाइक करो, और ओनर्स बोलते थे हम आपकी जो वेज है उसका सिर्फ और सिर्फ 20% हाइक करेंगे। तो इस वजह से वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी थी अगेंस्ट कॉटन मिल ओनर्स। यहाँ पे की फिगर्स कौन है? अनसुईया साराभाई। अनसुईया साराभाई बहन है किसकी? अंबालाल साराभाई की। अंबालाल साराभाई कौन होते हैं? ये कॉटन मिल ओनर होते हैं जिनके अगेंस्ट ये सारे वर्कर्स स्ट्राइक कर देते हैं। जो अनसुईया साराभाई होती हैं वो गांधी जी को इनवाइट करती हैं, और गांधी जी क्या करते हैं? जो वर्कर्स होते हैं उनकी मांग के लिए फास्ट रखते हैं अनटू डेथ, और नॉन वायलेंट मेथड्स का यूज करते हैं। गांधी जी फिर नेगोशिएट करते हैं कि अच्छा चलो आप 50% वेज हाइक मत करो, आप 35% वेज हाइक कर दो। तो इन दी एंड क्या होता है? जो वर्कर्स होते हैं उनकी वेज 35% से राइज कर जाती है। तो इस तरीके से गांधी जी की अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में भी जीत हो जाती है। फिर आता है हमारा खेड़ा सत्याग्रह जो कि मार्च 1918 में होता है। खेड़ा सत्याग्रह क्यों होता है? इसका मेन इशू ये होता है कि क्रॉप्स फेल हो चुकी होती हैं, ड्रॉट पड़ता है, मतलब सूखा वगैरह पड़ता है। फिर भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो बोलती है कि आप हमको लैंड रेवेन्यू पे करो, मतलब लैंड रेवेन्यू जो टैक्स वगैरह होता है वो पे करो। जो हमारे पीजेंट्स हैं और वो कहाँ से पे करते हैं? क्योंकि जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो अच्छा हुआ ही नहीं होता है। जब क्रॉप उगी ही नहीं है तो वो लैंड रेवेन्यू टैक्स कैसे पे करें? तो वो मना कर दिए कि हम नहीं करेंगे पे। तो इस वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो उन लोगों की जो प्रॉपर्टी है उसको सीज कर लेती है। फिर खेड़ा सत्याग्रह में जो की फिगर्स हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल निकल के आते हैं, नरहरि पारिक निकल के आते हैं, रविशंकर व्यास निकल के आते हैं और मोहनलाल पांड्या। ये विलेजर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और गांधी जी आते हैं पिक्चर में। और गांधी जी बोलते हैं नहीं, आप में से कोई भी पीजेंट गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करेगा, जब तक नहीं करेगा जब तक कि आपकी जो क्रॉप्स है वो अच्छे से नहीं उगने लगेगी, मतलब ये ड्रॉट वगैरह जो पड़ रही है वो खत्म नहीं हो जाती है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो जाता है। तो इन दी एंड रिजल्ट क्या होता है? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो मान जाती है और जो लैंड टैक्स उनको पे करना पड़ता है पीजेंट्स को वो सस्पेंड कर देती है, और जो भी उन्होंने प्रॉपर्टी को सीज कर रखा होता है वो भी पीजेंट्स को दे देती है। तो इस तरीके से गांधी जी की खेड़ा सत्याग्रह में भी जीत हो जाती है। इसके बाद मेजर इवेंट क्या होता है? एक ब्रिटिश गवर्नमेंट रॉलेट एक्ट पास करती है 1919 में, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक एक्ट बोलते हैं। और गांधी जी इसको और क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि जो ये रॉलेट एक्ट है वो इंसल्ट है टू द नेशन। तो इन दोनों के नाम याद रखना कि ब्लैक एक्ट और रॉलेट एक्ट सेम चीज़ है, और इंसल्ट टू द नेशन भी रॉलेट एक्ट को बोला गया है। जो ब्रिटिशर्स हैं वो रॉलेट एक्ट लेके ही क्यों आए थे? क्योंकि वो चाहते जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज चल रही हैं, जो नेशनल मूवमेंट चल रहा है उस टाइम पे फॉलोइंग वर्ल्ड वार 1, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 हमारा कब तक चला था? 1914 से 1918 तक चला था। इसके बाद जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा चलने लगी थी, और नेशनल मूवमेंट भी बहुत चल रहा था, क्योंकि जैसे होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1916 में, तो नेशनलिज्म की भावना बहुत थी हमारी कंट्री में, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वगैरह चल रही थी। तो इन सबको रिप्रेस करना चाह रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो नहीं चाह रहे थे कि जिस तरीके से वर्ल्ड वार 1 में उन्होंने रिप्रेसिव लॉ लेके आए थे और वापस से वो उन लोगों को एक तरीके से फ्रीडम मिल जाए, तो ये सब एक्टिविटीज़ को रिप्रेस करने के लिए, नेशनल मूवमेंट को रिप्रेस करने के लिए वो लोग रॉलेट एक्ट लेके आते हैं।
रॉलेट एक्ट का ऑफिशियल नेम क्या था? इसका था एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, ये जरूर याद रखना। इसके की प्रोविजंस क्या थे? पहला कि आप किसी भी इंसान को अरेस्ट कर सकते थे विदाउट वारंट्स। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी पे सस्पिशन भी होता था कि ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ सिटिशन वगैरह किया है, देशद्रोही किया है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट इसने ट्रेचरी की है, तो वो अरेस्ट कर लेते थे विदाउट वारंट। हबीस कॉर्पस का जो राइट होता है लोगों के पास, वो भी सस्पेंड कर दिया था। बिना ट्रायल्स के ही लोगों को सज़ा मिल जाती थी, और सीक्रेट ट्रायल्स होती थी जहाँ पे लोगों को लीगल असिस्टेंस भी नहीं दिया जाता था। तो मतलब या तो ट्रायल्स होगी तो सीक्रेट ट्रायल्स होगी और कोई लीगल असिस्टेंस नहीं दी जाएगी, या फिर ट्रायल्स होती ही नहीं थी। तो इस तरीके की बहुत ही खतरनाक प्रोविजंस थे रॉलेट एक्ट में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ड्रैकोनियन लॉ भी बोलते हैं। अब रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट गांधी जी फर्स्ट मास स्ट्राइक करना चाह रहे थे। इसमें गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस के लिए बोला, और गांधी जी ने जो होम रूल लीग चल रहा था उस टाइम पे, उसकी जो फैन बेस थी या जो जनरल पब्लिक तक रीच थी, उसको यूज़ करने का सोचा। और इसी तरीके से जो सत्याग्रह सभा है उसको यूज़ करने का सोचा, और जो पैन इस्लामिस्ट ग्रुप थे उनका भी बेस पावर लेने का सोचा कि वहाँ से लोग मिलेंगे और वो हमारे बात सुनेंगे और रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। पर दिल्ली में क्या होता है, 30 मार्च को हड़ताल होती है दिल्ली में, और जिसकी वजह से वॉयलेंस इरप्ट हो जाता है, और गांधी जी 6 अप्रैल 1919 को फॉर्मल तरीके से इस सत्याग्रह को लॉन्च कर देते हैं, जिसकी वजह से कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली और अहमदाबाद जैसी जगह में वॉयलेंट डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिलता है। फिर 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है? जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। जलियांवाला बाग में होता क्या है एक्चुअली? 9 अप्रैल को क्या होता है? जो सैफुद्दीन किचलू होते हैं और जो डॉक्टर सत्यपाल होते हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। किसके अगेंस्ट? ये जो रॉलेट एक्ट आया था इसके अगेंस्ट ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तभी क्या होता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट आती है और सैफुद्दीन किचलू को और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर ले जाती है। इसके बाद क्या होता है? 1-2 दिन बाद जो डायर होते हैं वो अपना प्रोक्लेमेशन देते हैं। वो ऑर्डर देते हैं कि 3 से ज़्यादा लोगों की इकट्ठी गैदरिंग नहीं होगी, कहीं ये लोग असेंबली नहीं करेंगे, मीटिंग्स नहीं करेंगे, 3 से ज़्यादा इकट्ठे लोग कहीं बाहर भी नहीं निकलेंगे। तो ये उन्होंने ऑर्डर पास कर रखा होता है, पर लोगों को इस ऑर्डर के बारे में पता नहीं होता है, और क्या करते हैं, जो बैसाखी डे होता है, बैसाखी के दिन वो सभी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हो जाते हैं। जलियांवाला बाग में बैसाखी डे को सेलिब्रेट करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ लोगों की क्राउड जमा हो जाती है। वहाँ पे जो लोग होते हैं वो साइलेंट प्रोटेस्ट करते हैं। किस किस चीज़ के अगेंस्ट? एक तो जो रॉलेट एक्ट पास हुआ होता है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, और दूसरा जो उन्होंने सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया होता है, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद क्या होता है, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं होता है कि ऐसा कोई ऑर्डर निकला है कि 3 लोगों के से ज़्यादा की मीटिंग को प्रोहिबिट किया गया है इस टाइम पे, तो इस चीज़ से लोग अनअवेयर होते हैं। और ये सब देखते हुए ब्रिगेडियर जनरल डायर जो होते हैं वो अपने ट्रूप्स को ऑर्डर देते हैं कि जो अनआर्म्ड वहाँ पे जनरल पब्लिक है, जो इनोसेंट पब्लिक है, उस पर आप फायर कर दो। और उस फायरिंग में बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, बहुत सारे लोग इंजर हो जाते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल सोर्स हैं वो बोलते हैं कि 379 पीपल की डेथ हो गई है, और जो 1100 पीपल हैं वो इंजर हो गए हैं, और इनफैक्ट 1650 से ज़्यादा बुलेट्स फायर होती हैं। बट आईएनसी अपना डेटा निकालती है और बोलती है कि नहीं, एटलीस्ट 1000 पीपल की डेथ हुई है और ऑलमोस्ट 1500 पीपल इंजर हुए हैं। तो इतने भयंकर लेवल पे ये जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। वो एक बहुत बड़ा सा रूम टाइप का होता है जहाँ से जो एग्जिट करने के लिए जो स्पेस होता है बहुत ही नैरो होता है, और वहाँ पे ये अनआर्म्ड जो लोग होते हैं उन पर क्या कर देते हैं, जो ब्रिगेडियर जनरल डायर हैं वो अपने ट्रूप्स को ऑर्डर देके फायरिंग करवा देते हैं, और बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। जहाँ पे इनोसेंट चिल्ड्रन भी होते हैं, फीमेल्स होते हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। जलियांवाला बाग मशक्कर को देखते हुए जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं वो अपने नाइटहुड की जो उपाधि होती है उसको रिनाउंस कर देते हैं, और जो गांधी जी होते हैं वो केसरे हिंद का टाइटल अपना रिनाउंस कर देते हैं। जलियांवाला बाग मशक्कर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि ये कैसे क्या हो गया, उसके लिए एक हंटर कमेटी बनती है 1919-1920 में, जिसको हेड कौन करता है? एडविन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड करते हैं। इसका पर्पज़ क्या होता है? यही कि जो पंजाब में मैसेकर हो गया, मतलब ये जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया, और जो बॉम्बे दिल्ली में अभी डिस्टर्बेंस हुआ था उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना। इसमें कुछ इंडियन मेंबर्स भी थे, जैसे कि पंडित जगत नारायण, चिमनलाल सीतालवत। इन दोनों के नाम याद रखना, ही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। इस रिपोर्ट में फिर क्या निकलता है, जो डायर होते हैं उनको कंडेम करते हैं कि इन्होंने बहुत गलत किया है, लोगों को इस तरीके से, अनार्म्ड लोगों को इस तरीके से नहीं मानना चाहिए, बट उनके ऊपर कोई पेनाल्टीज वगैरह कुछ नहीं लगती, सिर्फ कंडेम किया जाता है। फिर क्या होता है, जलियांवाला बाग मैसेकर के रिस्पॉन्स में ही कांग्रेस वाले भी अपनी एक कमेटी बनाते हैं जिसमें मोतीलाल नेहरू होते हैं, चित्तरंजन दास होते हैं और महात्मा गांधी होते हैं। तो इन लोगों के नाम आप जरूर याद रखना।
अब इसके बाद मेजर इवेंट क्या होता है, खिलाफत इशू होता है और उसके बाद फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं गांधी जी। खिलाफत इशू में क्या होता है, जो ब्रिटिश लोग होते हैं वो टर्की को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं वर्ल्ड वार 1 के बाद। तो फिर क्या होता है, जो इंडियन मुस्लिम्स होते हैं वो बहुत गुस्से में हो जाते हैं, क्योंकि जो टर्की के सुल्तान होते हैं वो स्पिरिचुअल लीडर होते हैं, वो क्या होते हैं, खलीफा होते हैं। तो क्योंकि वो स्पिरिचुअल लीडर हैं, खलीफा हैं, तो जो जितने भी कंट्रीज़ के जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो खलीफा के लिए बहुत ही रिस्पेक्ट शो करते थे, बहुत ही उनके लिए गॉडली फिगर होते थे। तो उन लोगों को बुरा लगा कि इन लोगों ने टर्की को तो बड़ा मिसट्रीट किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। फिर इसके लिए क्या बनती है, खिलाफत कमेटी बनती है। कौन बनाता है, अली ब्रदर्स, मौलाना आज़ाद, अजमल खान, हजरत मोहन, ये सब लोग मिलकर खिलाफत कमेटी बनाते हैं। कब, 1919 में, जिसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, गांधी जी। तो सरप्राइज मत हो, यहाँ पे किसी मुस्लिम का नाम नहीं है, गांधी जी ही प्रेसिडेंट बनते खिलाफत कमेटी के। और गांधी जी को लगता है कि जो खिलाफत कमेटी है इसका यूज़ हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी कर सकते हैं, क्योंकि खिलाफत इशू से बहुत सारा जो मुस्लिम का पब्लिक बेस है वो मिल जाएगा इनको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए। फिर 1 अगस्त 1920 को गांधी जी फॉर्मल तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। इसी डेट में जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। और सितंबर 1920 में क्या होता है, जो कांग्रेस भी होती है वो भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अप्रूव कर देती है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कौन कौन से इशू को लिया जाता है, जो पंजाब मतलब जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, जो खिलाफत इशू है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है और स्वराज वगैरह की डिमांड करते हैं कि सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में वो किस किस चीज़ के लिए डिमांड करते हैं, जो कांग्रेस होती है या जो गांधी जी होते हैं किसकी डिमांड करते हैं। पहले वो बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट है मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका बॉयकॉट करो, जो टाइटल्स वगैरह किसी को मिले हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा उनको आप रिनाउंस कर दो, जो ऑनरेरी ऑफिस में जो लोग भी हैं जो जॉब कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर उन सबको आप छोड़ दो। ब्रिटिश कोर्ट्स में मत जाओ, मतलब बहुत सारे जो लॉयर्स थे उस टाइम पे वो आप अपनी प्रैक्टिस मत करो ब्रिटिशर्स के कोर्ट में। जो फॉरेन गुड्स हैं जो ब्रिटेन वगैरह से आ रहे हैं उनको बॉयकॉट करो। जो प्रोविंशियल और सेंट्रल असेंबली के इलेक्शन होने हैं उसमें भी आप पार्टिसिपेट मत करो। और मेसोपोटामिया की सर्विसेज में सभी क्लासेस के लिए भी मना कर दिया कि कोई भी क्लासेस उसमें ज्वाइन नहीं करेगी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरबार होते थे, जो ऑफिशियल फंक्शंस वगैरह होते थे उसको भी अटेंड करने के लिए, उसमें भी पार्टिसिपेट करने के लिए गांधी जी ने मना कर दिया था। ये सब पॉइंट्स किसके थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत अच्छा चल रहा होता है, इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी को भी बहुत देखा जाता है। इनफैक्ट यही एक मेजर इवेंट है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत पीक लेवल पे देखी जाती है। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है इसमें नेशन वाइड टूर करते हैं लीडर्स वगैरह, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है उसको बॉयकॉट करते हैं और नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो इस तरीके के लॉयर्स होते हैं वो अपनी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। और हर चीज़ को रन करने के लिए फ़ंड की ज़रूरत होती है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए भी फंड की ज़रूरत थी। तो इसके लिए एक ऑल इंडिया तिलक मेमोरियल स्वराज फंड भी बना, जिसमें लोग 1 करोड़ रुपए जमा कर पाए थे। तिलक की क्योंकि डेथ हो चुकी थी तो उनको एक तरीके से ग्रेटिट्यूड देने के लिए उनके नाम से ये फंड क्रिएट किया गया था। तो कई बार आपके वनडे एग्जाम में इसका अमाउंट भी पूछ लेंगे कि कितना जोड़ पाए थे, तो 1 करोड़ जोड़ पाए थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत बढ़िया चल रहा था, बहुत लोगों के पास एनर्जी थी, एंथुजियाज्म था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। पर फिर होता है चोरी चोरा इंसिडेंट का 5 फरवरी 1922 को, और इसके बाद फिर गांधी जी एनसीएम को विड्रॉल कर लेते हैं। तो विड्रॉल करने का रीज़न यही था कि जो चोरी चोरा इंसिडेंट होता है उसमें वायलेंस एरप्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो जनरल पब्लिक है वो फूड प्राइसेस जो बहुत हाई हो चुके होते हैं उसके अगेंस्ट, और लिक्विड वगैरह की जो सेल्स होती है उसके अगेंस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। ये सब देख के जो पुलिस वाले हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से कन्फ्रंट करते हैं जनरल पब्लिक से, और इसके अगेंस्ट फिर रिटेलिएशन में जो जनरल पब्लिक होती है वो क्या करती है, पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन में बंद करके और फायर इग्नाइट कर देती है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट जो 22 पुलिसमैन होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो इस इंसिडेंट के बाद जो गांधी जी होते हैं वो एनसीएम को विड्रॉल कर लेते हैं। उनको लगता है कि जो जनरल पब्लिक है वो अभी भी हमारे फिलॉसफी को नहीं समझ पाए हैं, अभी भी वो नॉन वायलेंट तरीके से काम करने के लिए रेडी नहीं है। और भी इसके रीज़न थे, जैसे कि जो मुस्लिम का सपोर्ट मिल रहा था थ्रू खिलाफत इशू वो भी अब कम होने लगा था। क्या इसका रीज़न था कि जो टर्की है उसमें जो खलीफा की पोजीशन थी उसमें खलीफा की पोजीशन को ही उन्होंने रिमूव कर दिया था, और टर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा पावर में आ चुके थे। तो इस वजह से जो खिलाफत इशू वालों का मेन मुद्दा था वो ख़त्म हो चुका था। फिर इसके बाद फरवरी 1922 में एक बारदौली रिजोल्यूशन होता है, जिसमें जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है वो रिजोल्यूशन लेती है कि अब हम खादी को प्रमोट करेंगे, नेशनल स्कूल्स नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करेंगे और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम करेंगे। और चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद जो गांधी जी होते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो 6 साल के लिए अरेस्ट हो जाते हैं मार्च 1922 में।
अब क्योंकि गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब जो इतनी एनर्जी थी लोगों के अंदर उसको हम कहाँ चैनलाइज करें। तो जो कांग्रेस होती है उसमें ही दो फैक्शन हो जाते हैं, लेकिन पिछली बार के जैसे जैसे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स का स्प्लिट हो गया था उस तरीके से अलग नहीं होते हैं। कांग्रेस के अंदर रहते ही ये दोनों फैक्शन जो हैं वो काम करते हैं। तो एक फैक्शन स्वराजिस्ट बनता है और दूसरा नो चेंजर्स बनते हैं। जो स्वराजिस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि अब हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएंगे और लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाके कुछ लॉ वगैरह पास करेंगे जो इंडियंस के फेवर में होगा और उस तरीके से हम इंडियंस के लिए काम करेंगे, मतलब पॉलिटिकल लेवल पे काम करेंगे। और नो चेंजर्स बोलते हैं कि नहीं, हम तो गांधी जी की फिलॉसफी फॉलो करेंगे। गांधी जी बोले थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को बॉयकॉट करना है, तो हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं जाएंगे, हम कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे, जैसे कि हम खादी वगैरह को प्रमोट करेंगे, रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, कुछ सोशल रिफॉर्म्स करेंगे, जैसे अनटचेबल्स लोगों के लिए काम करेंगे। तो ये बोले कि हम कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे। पर जो स्वराजिस्ट हैं वो बोले कि कंस्ट्रक्टिव वर्क करने से अकेले काम नहीं चलता, हमको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट पॉलिटिकल पोजीशन पर लड़ना होगा, हमको लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाना होगा, हमको जो इंडियंस के फेवर में लॉ हैं वो लाने होंगे और जो इंडियंस के फेवर में लॉ नहीं है उनको ब्लॉक करना होगा। तो इस तरीके की थिंकिंग रखते हुए जो स्वराजिस्ट हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को ज्वाइन कर लेते हैं और जो नो चेंजर्स हैं वो अपना कंस्ट्रक्टिव वर्क करते रहते हैं। स्वराजिस्ट के जो मेन लीडर होते हैं वो होते हैं सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी होते हैं और जो चित्तरंजन दास हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं स्वराजिस्ट पार्टी के। नो चेंजर्स में कौन कौन से लीडर होते हैं? सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली अंसारी, इस तरीके के लोग होते हैं। तो स्वराजिस्ट पार्टी को कब फाउंड किया गया? 1 जनवरी 1923 को किया गया। इसके प्रेसिडेंट का नाम याद रखना कौन है? चित्तरंजन दास। और इसके जो सेक्रेटरी हैं वो कौन है? मोतीलाल नेहरू। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है आपके टीचर प्लस में, जरूर याद रखना। इनका मेन स्ट्रेटजी क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉ वगैरह पास कर रही है उनको डिसरप्ट कर दो और जो नेशनलिस्ट की डिमांड्स हैं उनको रखो, और अगर वो नेशनलिस्ट की डिमांड अगर ना माने तो पूरा जो प्रोसेस है उसको ही डिसरप्ट कर दो। इनका स्लोगन क्या था? एंड और मेंड, या तो हम सुधारेंगे इस सिस्टम को या इस सिस्टम को ख़त्म कर देंगे। तो इनका ये था कि नेशनलिस्ट डिमांड को हम रखेंगे, अगर वो ना मिली, अगर उन्होंने नहीं मीट की तो उस सिस्टम को ही हम डिसरप्ट कर देंगे। नो चेंजर्स में हमने बता दिया कि इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल को बॉयकॉट किया है। इनकी मेन स्ट्रेटजी थी कि जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है उस पर फोकस करना, जैसे खादी वगैरह को प्रमोट करना, सोशल रिफॉर्म्स करना। अब इस टाइम पीरियड में कुछ कुछ हमारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी निकल के आती है, उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बारे में क्वेश्चन आपके टीचर प्लस भी में पूछा गया है, तो ये आपका PYQ है। तो जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है वो कब बनी? हमारी 1924 में बनी। बाद में हम इसको क्या बोलने लगे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। मतलब यहाँ पे एक वर्ड और जुड़ गया, कौन सा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट, मतलब सोशलिस्ट वर्ड ऐड हो गया है। HSRA में कौन कौन से पीपल एसोसिएट थे? राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, सचिन सान्याल। इनके नाम आप जरूर याद रखना क्योंकि क्वेश्चन ही यही बनते हैं कि कब बनी जो HSRA है और कौन कौन से लोग इससे एसोसिएट वगैरह थे। जो HSRA था इसका मेन एम क्या था कि इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाना है, मतलब जिस तरीके का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसी तरीके से चाह रहे थे कि हमको इंडिया को क्या बनाना है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो मेन एम क्या था HSRA का कि इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाना है। और किस तरीके से बनाएंगे? तो ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करके बनाएंगे। फिर बाद में इनको लगा कि हमें कुछ कुछ सोशलिस्ट तरीके से भी जाना चाहिए, हर काम रिवॉल्यूशनरी तरीके से नहीं होना चाहिए, सोशलिस्ट एंगल भी देखना है। इसलिए इन लोगों ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को फिर बाद में क्या कर दिया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। जो इसमें सोशलिस्ट वर्ड है वो किसने ऐड किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट पढ़ना है काकोरी रॉबरी के बारे में। काकोरी रॉबरी लखनऊ में 1925 में हुई थी। किसने की थी? जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के ही जो लोग थे उन्होंने ही काकोरी रॉबरी की थी। कौन कौन लोग काकोरी रॉबरी को किए थे? तो जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खान थे, रोशन सिंह थे, राजेंद्र लाहिरी थे, इन सब ने काकोरी रॉबरी की थी और इन सबको एग्जीक्यूट कर दिया गया था बाद में। अब इसके बाद हमें पढ़ना है सॉन्डर्स मर्डर, जो कि होता है दिसंबर 1928 को। कहाँ पे? लाहौर में। क्यों होता है सॉन्डर्स मर्डर? क्योंकि जो लाला लाजपत राय होते हैं इनके ऊपर लाठीचार्ज हो जाता है। कब? जब साइमन कमीशन आया होता है इंडिया में। तो साइमन कमीशन के टाइम पे क्या होता है कि प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे होते हैं और उसी दौरान जो लाला लाजपत राय होते हैं इनके ऊपर लाठीचार्ज हो जाता है और इनकी डेथ हो जाती है। तो इस चीज़ का बदला लेने के लिए जो भगत सिंह होते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु होते हैं, ये सॉन्डर्स का मर्डर कर देते हैं, जो कि एक ब्रिटिश ऑफिशियल होता है। फिर हमें पढ़ना है गदर कॉन्स्पायरेसी के बारे में। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। गदर कॉन्स्पायरेसी में कौन कौन पीपल एसोसिएट होते हैं? लाला हरदयाल, रघुवीर सिंह, ये सब लोग इसमें एसोसिएट होते हैं। गदर
कॉन्स्पायरेसी का मेन एम क्या होता है कि हमको आर्म्ड रिवोल्ट स्टार्ट करना है, कहाँ, इंडिया में। तो इसके बारे में आप पिछले लेक्चर में लोग देखिए, हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अब हमने स्वराज न्यूजेंजर तक की कहानी पढ़ ली और उसके बाद फिर कुछ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी देख ली। फिर मेजर इवेंट क्या होता है, 1927 में साइमन कमीशन आया होता है। ये क्यों आया होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो पास होता है उसमें लिखा होता है कि 10 साल बाद एक हम कमीशन वगैरह लेके आएंगे जो देखेगा कि जो हम रिफॉर्म्स लेके आए हैं 1919 में वो इंडिया में सही अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो इंडिया के लिए सुइटेबल है कि नहीं है, या कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं। तो उसको रिव्यू करना है एक तरीके से, किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 को। तो क्या होता है कि ये 2 साल पहले ही आ जाता है 1927 में, मतलब 10 साल होते ही नहीं हैं। इसका मेन रीज़न यही होता है कि जो रिफॉर्म्स वगैरह हैं वो हमारे कंट्री के लिए सही हैं कि नहीं है, मतलब ब्रिटिश वगैरह रिफॉर्म्स के ऊपर कंट्रोल चाहते हैं टोटल तरीके से, और उनको नेशनलिज्म जो बढ़ रहा होता है हमारे कंट्री में उसको रिप्रेस करना होता है, उसको अवॉइड करना होता है। इस चीज़ के लिए एक साइमन कमीशन लेके आए होते हैं। साइमन कमीशन का मेन एम यही होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को चेंजेस बताएगी कि आपको जो नेक्स्ट एक्ट वगैरह लेके आना है उसमें क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या नहीं। साइमन कमीशन के टोटल 7 मेंबर्स होते हैं। जो इसके प्रेसिडेंट होते हैं वो जॉन साइमन होते हैं, और इसके एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेंबर होते हैं वो कौन होते हैं, क्लीमेंट एटली होते हैं। बाकी इन सबके मेंबर्स के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। साइमन कमीशन के लिए इंडियन का क्या रिस्पॉन्स होता है, इंडियन का इसमें क्योंकि कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, जो यहाँ पे 7 मेंबर्स होते हैं इसमें इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, तो जो इंडियंस होते हैं वो बड़े गुस्सा होते हैं कि आप मुझे बताओगे कि इंडिया के लिए क्या सही है क्या नहीं है। इसमें जब कोई इंडियंस है ही नहीं तो आप लोग कैसे हमारे ऊपर डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी कंट्री में कौन सा एक्ट सही है, क्या रिफॉर्म सही है, क्या नहीं है। तो जो इंडियंस हैं वो कहते हैं जो साइमन कमीशन है वो अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पे इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। इस वजह से क्या होता है कि वाइड लेवल पे बहुत प्रोटेस्ट वगैरह हो जाते हैं ऑल ओवर इंडिया। लाला लाजपत राय जो होते हैं वो लाहौर में प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, और उसी दौरान लाठीचार्ज होता है लाला लाजपत राय पर, उनकी डेथ हो जाती है। और 1927 में जो मद्रास में कांग्रेस सेशन होता है अंडर मोहम्मद अली अंसारी, वो टोटली बॉयकट कर देती है साइमन कमीशन का, और जो नेहरू होते हैं वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हैं। साइमन कमीशन के अगेंस्ट इतने सारे जो प्रोटेस्ट होते हैं ये सब देख के ब्रिटिश गवर्नमेंट भी पगला जाती है, और वो बोल देती है कि जो इंडियंस हैं उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद से बना सकें, कि सारी जितनी कम्युनिटी हैं, जितने रिलीजियस लोग हैं, उन सबके कंसेंसस से। तो फिर इसके लिए क्या आती है, एक नेहरू रिपोर्ट आती है, कब, 1928 में। नेहरू रिपोर्ट फरवरी 1928 में आती है, जिसमें सभी पार्टीज़ का कॉन्फ्रेंस होता है, और वो एक सब कमेटी अपॉइंट करते हैं अंडर मोतीलाल नेहरू, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं वो फाइनलाइज अगस्त 1928 में हो जाता है। जो ये कमेटी होती है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उसके मेंबर कौन कौन होते हैं, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, मंगल सिंह, अली इमाम, MS एनी, ये सब इसके मेंबर्स होते हैं। तो आप मेंबर्स वाली याद मत रखो, बट ये याद रखो कि जो नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में, इसको मोतीलाल नेहरू लीड करते हैं, यही लेके आते हैं, और जो अगस्त 1928 में फाइनलाइज होती है, जिसमें ऑल पार्टीज एक कॉन्फ्रेंस भी होती है। जो मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट निकल के आती है उसकी क्या क्या रिकमेंडेशंस होती हैं। पहली बात वो बोलते हैं कि हमको मतलब इंडिया को डोमिनियन स्टेटस चाहिए, और जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले होते हैं अलग अलग रिलीजन के लोगों को, जैसे कि सिख को, एंग्लो इंडियंस को, मुस्लिम्स को, तो बोलते हैं कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले हैं उसको रिजेक्ट करो, और जॉइंट इलेक्टोरेट्स की डिमांड करते हैं कि जो लोग माइनॉरिटीज़ में हैं उनको रिजर्वेशन दो, उनको जॉइंट इलेक्टोरेट्स दो, पर जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स आपने दे रखा है उसको रिजेक्ट करो। और जो प्रोविंसेस हैं उनके लिए बोलते हैं कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे आप प्रोविंसेस क्रिएट करो। और साथ में मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट में 19 फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं। मुस्लिम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं इसमें, और एक सेकुलर स्टेट बनाने की बात करते हैं, मतलब कि ना हिंदू स्टेट बनेगा ना मुस्लिम स्टेट बनेगा, एक सेकुलर स्टेट बनेगा, जैसा आज के टाइम पे हमारा इंडिया है। आपको एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि जो नेहरू रिपोर्ट है इसने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं करी थी, इन्होंने डोमिनियन स्टेटस मांगा था, तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट ने नहीं की थी। जो नेहरू रिपोर्ट आई होती है और जो उसके रिकमेंडेशंस होते हैं उससे जो मुस्लिम लीग वाले होते हैं वो थोड़े से खुश नहीं रहते हैं, और उसके लिए उसमें कुछ चेंजेस हों उसके लिए वो दिल्ली प्रपोजल्स लाते हैं 1927 में, जिसमें मुस्लिम लीग वाले बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, जो आपने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को और जॉइंट इलेक्टोरेट्स में से रिप्लेस कर दिया वो ठीक है, मतलब आप जॉइंट इलेक्टोरेट्स रखिए, पर मुस्लिम्स को जहाँ वो मेजोरिटी में भी हैं वहाँ पे आप उनके लिए सीट्स रिजर्व करिए।
और ये बात सुन के जो हिंदू महासभा के लोग होते हैं वो भी गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि जिस एरिया में जो मुस्लिम्स हैं वो मेजोरिटी में है वहाँ पे इनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, मतलब पंजाब और बंगाल में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना अपने 14 पॉइंट्स लेके आते हैं, कहते हैं कि जो मोतीलाल नेहरू आपने अपनी रिपोर्ट दी है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स कर लो। तो बोलते हैं क्या क्या अमेंड्स करने हैं, जो अपने 14 पॉइंट्स देते हैं और जिसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बोलते हैं कि जो प्रोविंस है प्रोविंस को रेजिडुअल पावर्स दे दो। दूसरा, जो मुस्लिम्स हैं बंगाल और पंजाब में वहाँ पे उनको रिजर्वेशन दे दो। और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे 1/3 मुस्लिम्स होने चाहिए। ये सब मोहम्मद अली जिन्ना अपने 14 पॉइंट्स में डिमांड करते हैं। साथ में कांग्रेस वालों का इस साइड क्या चल रहा होता है, कांग्रेस वालों ने जो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के अंडर डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की थी उसमें वो 2 साल का टाइमलाइन सेट करते हैं। कहते हैं कि आप डोमिनियन स्टेटस हमको दे दो 2 साल में। फिर उन्होंने 2 साल से 1 साल कर दिया, मतलब 2 साल को कम करके 1 साल कर दिया और बोला कि आप हमें 1 साल के अंदर अंदर, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि आप 1 साल के अंदर अंदर हमको डोमिनियन स्टेटस दे दो, अगर आप नहीं दोगे तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। बट सेम टाइम पे जो जवाहरलाल नेहरू होते हैं और जो सुभाष चंद्र बोस होते हैं वो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट से खुश नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं की गई थी। इसलिए जो जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस होते हैं वो एक अपनी अलग ही पार्टी बना लेते हैं। कौन सी? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इसको वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो दिसंबर 1929 का कांग्रेस सेशन होता है लाहौर में, इसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रिजोल्यूशन लिया जाता है। तो पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात लाहौर सेशन दिसंबर 1929 में की गई थी। यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू होते हैं वो ट्राइकलर होस्ट करते हैं। तो यहाँ तक की कहानी आपने देख ली कि किस तरीके से 1929 में ये सब चीज़ें हुई। अब इसके बाद क्या होता है, हमारे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। कौन करता है? गांधी जी स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद से मतलब 1929 से लेकर 1947 तक की जो स्टोरी है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।